बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश कर दिया है। तकरीबन 1.5 घंटे का करीब का भाषण था। बजट में उन तमाम पहलुओं पे उन्होंने अपनी बात रखी जो हर बार बताया जाता है, टैक्स से लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना है या फिर जो नई योजनाएं हैं या फिर जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर के लंबा चौड़ा भाषण रहा उनका और उस भाषण में उन्होंने एक जानकारी दी। लेकिन सवाल ये है कि बजट के आने के बाद सेंसेक्स धड़ाम क्यों हो गया है, सेंसेक्स बुरी तरीके से गिर रहा है और इसके पीछे की क्या वजह है, बजट में ऐसा क्या ऐलान कर दिया गया है या बजट में ऐसा क्या अनाउंस हुआ है जो सेंसेक्स को हजम नहीं हो रहा है, जो शेयर मार्केट को हजम नहीं हो रहा है। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट और सीए मनीष सिन्हा जी हैं। मैं सर आपसे यही जानना चाहूँगा, नमस्ते न्यूज़ पेज पर आपका स्वागत है। क्योंकि देखिए बजट इतना जटिल विषय है ना सर, हमारे जैसे आम आदमी को समझ नहीं आता, इसीलिए हमको चाहिए होते आपके जैसे विद्वान जो हमको समझा सकें कि भाई ये जो आज आई थी निर्मला जी और अंग्रेजी में पूरा बता के गई हैं, इसका हिंदी में लब्बो लुआब क्या है। तो मैं बारी बारी से हर सेक्टर के व्यक्ति से, मेरा जो दर्शक है सर वो मैं ऐसा मानता हूँ कि कानपुर से लेकर कैलिफोर्निया तक बैठा है, तो हर व्यक्ति की से जुड़ी चीज़ मैं आपसे पूछ लूँगा। लेकिन पहले मुझे थोड़ा ये बताइए, ये सेंसेक्स इतना बड़ा क्यों गिर रहा है? देखिए, जब निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई थी तो हर किसी के दिमाग में ना एक एक्सपेक्टेशन भरा हुआ था, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन का बहुत अच्छा एग्रीमेंट हुआ था और अमेरिका से हम दबाव में नहीं आ रहे थे। तो लग रहा था कि बजट हर सेक्टर में बहुत अच्छा होगा, चाहे वो एमएसएमई हो, इंडिविजुअल टैक्सेशन हो, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। तो जो अभी आप सेंसेक्स की बात कर रहे हो, क्योंकि सेंसेक्स क्या है, मार्केट है। मार्केट देखता है कि क्या मेरे लिए कोई प्रोत्साहन, कोई इंसेंटिव, कोई सब्सिडी, कोई राहत मिल रहा है कि नहीं। तो पूरे बजट में ऐसा कोई डायरेक्ट राहत देखने को नहीं मिला। हाँ, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, लेकिन क्या एमएसएमई के लिए कोई नया इंसेंटिव, कोई नया स्कीम, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई। कुछ और इन्होंने बोला कि हम एजुकेशन के लिए बहुत सारे संस्थाएं खोलेंगे। तो अल्टीमेटली हमें मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होना, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज नहीं करेगा हमारा इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। तो जब आप कोई इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं देते हो, एमएसएमई के लिए नहीं देते हो, तो उस केस में सेंसेक्स का गिरना लाजमी है, जो हमें दिखा कि 2 से 3% और हो सकता है कल जब दोबारा मार्केट खुलेगा और नीचे जाने की संभावना है। वैसे आज संडे है, संडे को स्पेशली बंद रहता है, तो आज बजट की वजह से शेयर मार्केट खुला गया। हाँ, तो जो संडे की बात कर रहे हो, तो मैं एक थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलता हूँ आपके साथ कि 1947 से जब से इंडिया का आज़ादी के बाद बजट आ रहा है, तो संडे को बजट कभी भी पेश नहीं किया गया है। अच्छा, कभी भी अगर किसी डेट को, पहले ये बजट 28 फरवरी को या 1 मार्च को आता था, जो 99 में यशवंत सिन्हा ने इस डेट को रिड्यूस करके 1 फरवरी किया गया। लेकिन जब भी ये डेट कभी संडे को या सैटरडे को आता था तो उसको एक दिन आगे या एक दिन पीछे कर दिया जाता था। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जो प्रधान मिनिस्टर है, उन्हें जब डिसाइड किया कि ये जो बजट है 1 फरवरी को आएगा, तो चाहे अब कोई भी दिन हो तो आ रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि संडे को बजट आया। इसी कारण से सेंसेक्स और मार्केट खुला है, अदरवाइज मार्केट सैटरडे और संडे को ओपन कभी भी नहीं होता है। अब जैसे जो मार्केट गिरा मैं देख रहा था तो तकरीबन 2000 पॉइंट या 2% के आसपास गिर गया था। अब थोड़ी सी रिकवरी भी हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी रिकवरी हुई है, अभी 1100 पॉइंट रहा। तो क्या धीरे धीरे, अच्छा ऐसा होता है क्या कि मार्केट कई बार त्वरित रिएक्ट करता है और उसके बाद जो है उसको धीरे धीरे उसको समझने में टाइम लग जाता है, जैसे हमें आपको लगता है? जैसे मैंने आपको बोला कि कोई डायरेक्ट इंसेंटिव एमएसएमई या किसी इंडस्ट्री को नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखते हैं, जैसे इन्होंने अनाउंस किया कि कैंसर की बहुत सारी दवाई को हमने इंपोर्ट फ्री कर दिया है, तो इससे नहीं कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को फ़ायदा होगा, जो बाहर से ड्रग्स आता है उसमें जो जितने भी ट्रेडर्स थे उसको फ़ायदा होगा। और जब आप एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हो, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, तो होटल इंडस्ट्री आएगी। तो बहुत सारे सेक्टर, जब मार्केट को लगता है कि हाँ डायरेक्टली तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कुछ न मिलता है। जैसे टूरिज्म की मैं बात करता हूँ, आप यूपी और बिहार की बात कर लो, जो इन्होंने बोला कि हम बुद्ध सर्किट ओपन करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन बुद्ध का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो आपका यूपी और बिहार है जी। आप बिहार में ही लेके चलो, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोधगया, ये जो 4 लोकेशन है अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के आसपास में है। अगर इसी को ढंग से डेवलप किया जाए और वहाँ पर अच्छे अच्छे होटल आएंगे और बहुत सारे जॉब क्रिएशन हो सकता है। तो जब मार्केट को जैसे जैसे
एहसास होगा कि हाँ डायरेक्ट में तो कुछ नहीं मिला लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो मार्केट रिएक्ट करेगा। हाँ, मार्केट जो 2% गिरा, ये 10 या 12% गिर जाता तब आप बोलते कि ये बजट बिल्कुल ही बहियात है, बकवास है। लेकिन 2% गिरा तो आप इसको थोड़ा सा स्वाभाविक बोल सकते हो, थोड़ा सा रिएक्शन। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी कोई गड्ढा आता है तो हम एकाएक 70-80 के स्पीड में, 50 के स्पीड में तो ब्रेक मारते हैं, लेकिन फिर हम उसको पिकअप करते हैं। तो वही चीज़ मार्केट को भी जब एहसास होगा कि ये बजट ओवरऑल ठीक है, क्योंकि इस पर कुछ एनआरआई के लिए प्रपोजल दिया गया है और उसके बाद बहुत सारे और सेक्टर के लिए प्रपोजल दिया गया है और एजुकेशन पर, हेल्थ पर किया गया है, तो ये मार्केट हो सकता है कल आगे रफ्तार पकड़े। सर, जैसे इस देश में जो बजट आता है, मुझे लगता है दो ही तरीके का बजट होता है। जो सत्ता पक्ष है उसका बजट होता है ये राष्ट्र निर्माण का बजट है, ये देश की प्रगति का बजट है। और जो विपक्ष होता है उसके लिए होता है कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास का हाथ फिर खाली रह गया और ये पूंजीपतियों का बजट है। दो ही परिभाषाएं बजट की पक्ष और विपक्ष से मिलती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट आम लोगों के फायदे में है या फिर सिर्फ जो है टच एंड गो करके निकल जाएगा? जैसा अभी आपने बोला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, जब आप बजट शुरू होने से पहले जब विपक्ष के किसी का भी बात सुन देखे होंगे स्टेटमेंट, हर कोई बोल रहा था कि इस बजट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि विपक्ष के लोग हैं उनको बोला। और वहीं पर जो सत्ता पक्ष के नेता थे, कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो या सत्ता पक्ष वाला, हर कोई बोल रहा था ये बहुत अच्छा बजट होगा। लेकिन सिर्फ बोलना अच्छा या खराब हमें पता चलता है जब बजट का भाषण कंप्लीट हो गया उसके बाद। तो जब बजट का भाषण कंप्लीट हो गया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नए नए सेक्टर को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। जैसे हेल्थ हो गया, मेडिकल टूरिज्म पर हम बात कर रहे हैं, आपका बुद्धिस्ट टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट पर बात कर रहे हैं, जो कि आपका एक तेजपुर और रांची में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन खोलने की बात हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों पर बात हो रही है जब लोगों को एहसास होगा कि ये हमें कितना बेनिफिट है। लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट है, जो आपने पूछा कि एक मिडिल क्लास को क्या मिला, तो मिडिल क्लास को इस बार कुछ भी नहीं मिला। रीजन क्या है कि पिछले बार जो 7 लाख का इनकम टैक्स का लिमिट था उसको बढ़ा के सीधे 12 लाख कर दिया गया। और पिछले 6 महीने पहले एक जीएसटी में अच्छा खासा रिफॉर्म हुआ था, जहां पर 28% का जीएसटी को 18% कर दिया गया था, जो 12% बहुत सारे उसको 5% कर दिया गया था। हाँ, कुछ 12% वाले को 18% भी किया गया था। तो ओवरऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, जीएसटी इनडायरेक्ट है, तो इस पर हम रिफॉर्म लगातार देख रहे हैं। तो इसलिए इस बजट में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं आया है जो एक मिडिल क्लास कर सकता है कि हमें कोई बेनिफिट मिले। कुछ सीनियर सिटीजन का कहना था कि टैक्स में हमें बेनिफिट मिले, क्योंकि सीनियर सिटीजन जब रिटायर्ड होते हैं तो वो सारा पैसा बैंकों में डालते हैं, सेविंग है, एफडी है, और वहाँ से इंटरेस्ट से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपना जीवन अर्पण करते हैं। लेकिन उनके लिए भी कुछ नहीं दिया गया। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोग सोच रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 है उसको इंक्रीज करके 1 लाख या 1.5 लाख किया जाएगा, वो भी नहीं किया गया, जो कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि अगर ये 75,000 पिछले साल था, क्या इन्फ्लेशन पिछले साल से इस साल नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ है। इसी तरीके से जो बहुत सारे डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे, एचआरए का, हाउसिंग लोन का, इंश्योरेंस का, उसे न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ना कुछ देना चाहिए, जो निर्मला सीतारमण ने टच तक नहीं किया। तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट उतना उत्साहित करने वाला नहीं है। सर, मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये जानने में भी है कि ये मार्केट जो है जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, या फिर घटने के गिरने के चांसेस हैं? नहीं, मार्केट अप जाएगा। इसमें जैसे एक इन्होंने अनाउंस किया है कि हम डाटा सेंटर और क्लाउड सेंटर 2047 तक टैक्स हॉलीडे देंगे। अभी आपने 1-2 महीना पहले एक न्यूज़ सुना होगा कि विशाखापट्टनम में गूगल बहुत बड़ा एआई हब लगा रहा है, ठीक है? तो वो एआई हब लगेगा तो डेफिनेटली इंडिया में जॉब क्रिएट होंगे, और उस एआई हब में जितने भी कंपनियां होंगे वहां पर उनको 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट का है कि बाहर से जब तक पैसा नहीं आएगा, सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो जब तक इंडिया ग्रो नहीं कर सकता है, तो मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। चलिए, तो ये पहले जो शुरुआती रुझान थे बजट के, वो हमने कहा आप तक शेयर कर दिया जाए, आप तक साझा कर दिया जाए। इसके बाद बारी बारी से सर हमारे साथ हैं और बारी बारी से हर सेक्टर के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत ये है कि शिक्षा के बजट में क्या सुधार हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। मेरा बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में कि स्वास्थ्य का बजट जो है, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कितनी गति दी जा रही है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा है कि क्या ये सरकार
पॉल्यूशन को लेकर के कुछ चिंता में है, उसको लेकर के बजट में कोई आवंटन किया गया है, क्योंकि जिस दिल्ली में बजट अनाउंस किया गया है वो दिल्ली आज के देश में, आज के टाइम पे देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर है और उसके आसपास के जितने इलाके हैं वो पॉल्यूशन की भयंकर मार झेल रहे हैं। इससे ना सिर्फ लोगों को आने वाले टाइम में बहुत गंभीर बीमारियां होंगी बल्कि हो ही रही हैं और जान माल दोनों का नुकसान है। इस पर सरकार ने कोई चिंता व्यक्त की नहीं। मैं अगले वीडियो में सर से पूछूंगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जानकारी सही लगी होगी। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम बारी बारी से आप तक सारे सवालों के जवाब ले आएंगे और जो सवालों के जवाब इस वीडियो में नहीं मिला आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ इस सवाल का जवाब खोजना है। क्योंकि बजट अब हमने डाउनलोड कर लिया है, बजट की जो कॉपी है वो आ गई, ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है, उससे हम और पॉइंटर निकाल कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए, शुक्रिया।